हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के बारे में समझा था। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, हम इसके बारे में समझेंगे। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। इसके लिए हम तापमान परिवर्तन का प्रभाव इसे समझते हैं और इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए 150 से 200 ग्राम बर्फ़ का टुकड़ा लिया एवं एक थर्मामीटर इसमें रखा। बर्फ़ पिघलने लगा। मैंने तापमान नोट किया। संपूर्ण जल पिघलने के बाद पुनः तापमान नोट किया। अब इसे धीमी आंच पर गर्म करना प्रारंभ किया। आपने ठोस से द्रव अवस्था में हो रहे परिवर्तन को ध्यान से देखा होगा। अब इसे तब तक गर्म किया जब तक ये जल उबलने ना लगे। धीरे धीरे जल के द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके गुणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे ही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। इस प्रकार कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। इस प्रकार एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, वह उसका गलनांक कहलाता है। बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273.15 केल्विन को के से निरूपित करते हैं, केल्विन होता है। यहाँ एक जानकारी हम और प्राप्त कर लेते हैं कि तापमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वह केल्विन है, के अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम 273 के ही लिखते हैं। अर्थात जब तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो तापमान से 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। इस प्रकार आपने पूर्व के क्रियाकलाप के आधार पर देखा कि किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अब चूँकि बर्फ़ का गलनांक 273.15 केल्विन है, तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद यानी जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है। बीकर को, चूँकि बीकर की जगह पे हमने एक कटोरी में बर्फ़ को गर्म किया था, तो बीकर उसको जो ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद यानी बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ़ अवशोषित कर लेती है, तो ये माना जाता है कि जो बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, यानी वो जो ऊष्मीय ऊर्जा है जो सामग्री में छुपी रहती है, जिसे कि गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय यह है छुपी हुई से। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को
के गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेज़ी से गति करता है, जो कि आपने पीछे देखा। तो एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। यानी जल के लिए जो ये तापमान है 373 केल्विन, जो 100 डिग्री सी यानी कि 273 और प्लस 100 बराबर 373 केल्विन। अर्थात अब हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रकार द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। इसका एक उदाहरण कपूर है। अब हम समझते हैं कि वाष्पीकरण क्या है। पदार्थ प्रत्येक ताप पर अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते रहता है। तो द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बच्चों, अब आप स्वयं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को समझने के लिए एक एक्टिविटी कीजिए। क्या करना है? एक कप में लगभग 5 से 10 ml जल लीजिए और एक प्लेट में उतना ही यानी 5 ml से 10 ml जल लीजिए और दोनों को पंखे या खिड़की के पास रख दीजिए और वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को नोट करिए। इसके बाद आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किसमें अधिक समय या दिन लगे। अब अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ सभी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। धन्यवाद।